Hello everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And if you want to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. And today we are going to study the topic solutions. This is topic number 2 from Maharashtra State Board Syllabus Standard 12th. The topics to be covered in this chapter are these many. Out of this, we are done with few of the topics. And if you have missed those videos, you can click on the I button above and see those videos. Today, in this video, we are going to deal with the topic वेपर प्रेशर लोअरिंग. तो हमने देख लिया है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है वेपर प्रेशर लोअरिंग, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. और उसमें से आज हम वेपर प्रेशर लोअरिंग डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन विथ वेपर प्रेशर लोअरिंग. तो आप ये वर्ड से समझ सकते हैं कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में जो वेपर प्रेशर है वो प्योर जो वेपर प्रेशर होना चाहिए उससे कम होगा, इसलिए इधर वर्ड यूज किया गया है वेपर प्रेशर लोअरिंग. ना जब आप एक लिक्विड को क्लोज कंटेनर में रखते हो तो वो लिक्विड यदि वॉलेटाइल है तो उसके वेपर्स और वो लिक्विड दोनों भी उस क्लोज कंटेनर में प्रेजेंट होंगे इक्विलिब्रियम स्टेट में. जब प्रेशर एग्जर्ट होगा वेपर का लिक्विड पे, उस प्रेशर को कहोगे वेपर प्रेशर. अब वेपर प्रेशर इस सॉल्वेंट का जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर यदि कम करना है तो उसमें नॉन वॉलेटाइल और नॉन आयोनाइजेबल सॉल्यूट मिक्स कर दीजिए. जैसे आप नॉन वॉलेटाइल एंड नॉन आयोनाइजेबल सॉल्यूट पार्टिकल्स उस लिक्विड में मिक्स करोगे तो उसका जो वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा था उसके सरफेस पे वो प्रेशर कम हो जाएगा. दैट इज वेपर प्रेशर उस सॉल्वेंट का कम हो जाएगा. और ये कब होगा? जब आपका सॉल्यूट है नॉन वॉलेटाइल. नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स एक्चुअली वॉलेटाइल ही नहीं है, इसका मतलब वो वेपर स्टेट में जा ही नहीं सकते हैं. और यदि वो वेपर स्टेट में नहीं जा सकते तो वो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन पे क्रिएट नहीं कर सकते. और वो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन पे नहीं क्रिएट कर सकते तो पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कौन क्रिएट कर रहा है? सिर्फ एक ही आपका वॉलेटाइल सॉल्वेंट. इसलिए पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है इस केस में किसको इक्वल होगा? इक्वल टू द वेपर प्रेशर क्रिएटेड बाय द सॉल्वेंट. इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, मतलब पिछले वीडियो आपने देखा होगा, समझ गए होंगे, A1 और A2 दो कंपोनेंट्स हैं, दोनों मिलके वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहेंगे तो एक वेपर प्रेशर क्रिएट होगा. अब दोनों में से सिर्फ एक कंपोनेंट वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है और दूसरा क्रिएट ही नहीं कर रहा है क्योंकि नॉन वॉलेटाइल है. तो पूरा वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ वेपर प्रेशर डिपेंड कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्वेंट. अब नेक्स्ट है, इफ P10 is the vapor pressure of pure solvent and P1 is the vapor pressure of solvent above the solution. तो इस केस में जहाँ पे नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट में मिक्स हो चुका है उस केस में जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है वो कम होगा एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है जो नॉन वॉलेटाइल है. इसलिए पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है एक्चुअली प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा उससे कम होगा क्योंकि वो अकेले कंट्रीब्यूट कर रहा है. नेक्स्ट, इसका जो आप वेपर प्रेशर लोअरिंग है, जो यहाँ पे वेपर प्रेशर लोअर हो चुका है देन एक्सपेक्टेड,
और किससे दे सकते हो फॉर्मूला? डेल्टा पी, मतलब डिफरेंस इन द वेपर प्रेशर विल बी गिवन बाय वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट माइनस वेपर प्रेशर एट द सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जब प्योर स्टेट में है उसको माइनस कीजिए आप वेपर प्रेशर जब वो सॉल्यूशन में है अलॉन्ग विथ सॉल्यूट, तो आपको मिलेगा डेल्टा पी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सब के बाद कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम क्यों हुआ? क्योंकि सॉल्वेंट तो पूरी तरह कंट्रीब्यूट कर ही रहा है, तो उसका जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्वेंट प्योर स्टेट में उसको इक्वल होना चाहिए। कम हो क्यों रहा है? क्योंकि वेपर प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल इस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, अपने लिक्विड सरफेस से कितने जल्दी इस्केप करते हैं। बट इस केस में जहाँ पे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में मिक्स कर दिया गया है वहाँ पे सरफेस पे कुछ ऐसे सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे उस सॉल्वेंट में प्रेजेंट जो नॉन वॉलेटाइल है। तो आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास पहले प्योर सॉल्वेंट है जो वॉलेटाइल है, वो कंप्लीटली वॉलेटाइल है, तो हर जगह से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और कंप्लीटली इस पे पूरी तरह वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, करेक्ट। बट अब आपके पास दूसरा कंटेनर है, इस कंटेनर में अब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट भी इस वॉलेटाइल सॉल्वेंट के साथ प्रेजेंट है। इस केस में अब ये सॉल्यूशन वेपर में कन्वर्ट होगा पर हर जगह से नहीं, यहाँ से हो रहा है, यहाँ से नहीं, फिर हो रहा है, फिर नहीं, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे आपका नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है जो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, और इसकी वजह से जो ये सॉल्यूट है वो आपके वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। इसलिए जो भी नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अवेलेबल है उस सरफेस पे सिर्फ वही कंट्रीब्यूट करने वाला है आपके वेपर प्रेशर में। इसलिए कहा गया है कि नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अवेलेबल फॉर वेपराइजेशन पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ सॉल्यूशन is always less than that of the number of surface of a pure solvent, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट में जो सरफेस एरिया पे प्रेजेंट सॉल्वेंट है वो कंप्लीटली है, बट सॉल्यूशन में वो कंप्लीटली नहीं है क्योंकि कुछ कुछ जगह आपके नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ने भी ले ली है। और इस रीज़न से जो आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एज अ होल है वो कम हो गया है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो हर जगह से वेपराइज हो सकता है, और ये रीज़न है कि वहाँ पे वेपर प्रेशर लोअरिंग हो रहा है। अभी लॉर्ड्स लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स, तो हमने ये लॉ देखा था जब दो कंपोनेंट, दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों भी वॉलेटाइल थे। अब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स के केस में एक सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स है, उसमें ये लॉ एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ वॉलेटाइल सॉल्वेंट के लिए, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको वॉलेटाइल सॉल्वेंट ही वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो ये लॉ स्टेट करता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर द सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। तो आपके पास एक सॉल्यूशन है, दो कंपोनेंट है A1 एंड A2। A1 वॉलेटाइल लिक्विड है, A2 नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। इस केस में वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का वो डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन उसमें प्रेजेंट है। इसलिए हो गया P1 इक्वल टू P10 इंटू X1, जहाँ P1 है वेपर प्रेशर ऑफ फोर सॉल्यूशन, P10 है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड X1 मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब इसका प्लॉट आप बनाइएगा P1 वर्सेस X1, तो आप देखिएगा आपको मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन। अब एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें सिर्फ एक सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो X1 इज इक्वल टू 1 माइनस X2, क्योंकि X1 प्लस X2 ऑलवेज इक्वल टू 1 फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन।
Therefore x1 equal to 1 minus x2. अब आपको ये फॉर्मूला पता है, p1 इक्वल्स टू p10 इंटू x1. अब x1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ, p10 इंटू 1 माइनस x2. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सॉल्व करके, p10 माइनस p10 x2. देयरफॉर अब आप यहाँ का p10 को आप आपके लेफ्ट साइड में ले लीजिए, तो हो जाएगा p10 माइनस p1 इक्वल टू p10 इंटू x2. अब p10 माइनस p1 क्या होता है, डेल्टा p, हमने बिगनिंग में देख लिया है. हेंस डेल्टा p इक्वल टू p10 इंटू x2. इसका मतलब जो भी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है दैट इज डेल्टा p, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x2, दैट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. क्योंकि जितने ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ेंगे उतना ज़्यादा उनका प्रेजेंस सरफेस पे होगा, उतना कम वेपराइजेशन सॉल्वेंट का होगा और उतना कम वेपर प्रेशर होगा. तो सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ने से वेपर प्रेशर कम होता है, और इसकी वजह से लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. The ratio of vapor pressure lowering of solvent actually divided by the vapor pressure of pure solvent is called relative lowering in vapor pressure. ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिएगा. तो सॉरी, तो मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ. द रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर दैट इज डेल्टा पी lowering of solvent, okay, that is delta p divided by vapor pressure of pure solvent that is p10 is called as relative vapor pressure. तो यह है relative vapor pressure. डेल्टा p मतलब क्या होता है, p10 माइनस p1 डिवाइड बाई p10. अब इस इक्वेशन में देखो, डेल्टा p डिवाइड बाई p10 इज इक्वल टू x2. यदि आप यहाँ देखोगे तो डेल्टा p डिवाइड बाई p10 मतलब x2. सो x2 equals to p10 minus p1 divided by p10. Thus, relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute in the solution. क्योंकि जितना सॉल्यूट होगा उस पर डिपेंड करेगा कि आपका वेपर प्रेशर कितना कम हो रहा है. Therefore, रिलेटिव वेपर प्रेशर भी क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि वो डिपेंड किस पे कर रहा है, x2 पे, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट. नेक्स्ट है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम वेपर प्रेशर लोअरिंग. अब आप मोलर मास सॉल्यूट का कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, वेपर प्रेशर लोअरिंग के फॉर्मूला से. तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन x2 ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन. तो आपका एक सॉल्यूशन है जिसमें x2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, और वो डिसाइड करेगा एक्चुअली कि आपके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होने वाला है. इसलिए डेल्टा p डिवाइड बाय p10 इक्वल्स टू x2. अब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू इट्स मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन. तो मोल फ्रैक्शन को कैसे आप कैलकुलेट करोगे, x2 को कैसे कैलकुलेट करोगे, x2 इक्वल टू n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2, जो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स इज इक्वल टू मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन. तो कितना मोल्स है उसका खुद का, और डिवाइड बाय टोटल मोल्स मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मिलाकर कितना मोल है उसके सब को, ये दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आपको मोल फ्रैक्शन मिलेगा उस सॉल्यूट का. अब वेर n1 एंड n2 आर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. तो n1 सॉल्वेंट का मोल है, n2 सॉल्यूट का मोल है. अब वी आर ओनली कंसर्न विथ डाइल्यूट सोल्यूशन. हम सिर्फ डाइल्यूट सोल्यूशन देख रहे हैं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए आपको 0.2 मोलार से कम डाइल्यूट मतलब कम कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन को ही स्टडी करना है. मतलब आपको बेसिकली बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन स्टडी करना है जहाँ पे सॉल्यूट का प्रोपोर्शन बहुत ही कम है सॉल्वेंट से. इसलिए n1 इज वेरी मच ग्रेटर देन n2, और इसलिए n1 प्लस n2 इज नियरली इक्वल्स टू n1, क्योंकि n2 निग्लिजिबल है जिसको आप इग्नोर कर सकते हो. सो द मोल फ्रैक्शन ऑफ x2 इज देन, तो x2 अब क्या हो गया फाइनली, जब आपको पता है कि आपका
जो N2 है निग्लिजिबल है, तो X2 क्या हो गया, X2 इक्वल टू N2 डिवाइड बाई N1। अब यहाँ पे मुझे पता है डेल्टा पी डिवाइड बाई P10 इक्वल्स टू X2 वहाँ पे X2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, डेल्टा पी डिवाइड बाई P10 इक्वल टू N2 डिवाइड बाई N1। अब सपोज दैट वी प्रिपेयर अ सोल्यूशन ऑफ डिसॉल्विंग W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। एक सोल्यूशन बना रहे हो जिसमें W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट आपने W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया है। उस केस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, तो सॉल्यूट का होगा N2 इक्वल्स टू W2 डिवाइड बाई W1 और सॉल्वेंट का होगा N1 इक्वल्स टू W1 डिवाइड बाई M1। अब M1 और M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो इस फॉर्मूला में अब आपको N2 N1 का वैल्यू पता है, जिसे आप अब इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करोगे N2 एंड N1 के वैल्यूज। तो X2 इक्वल्स टू डेल्टा P डिवाइड बाई P10 विच इज इक्वल्स टू W2 डिवाइड बाई M2 डिवाइडेड बाई W1 डिवाइड बाई M1। अब आपको पता है X2 मतलब क्या होता है, P10 माइनस P1 डिवाइड बाई P10 which is also equals to delta P divide by P10 which is equal to W2 into M1 divide by M2 into W1। और ये पूरा फॉर्मूला आप लर्न कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सॉरी, अब एक दो प्रॉब्लम से इसके फॉर्मूला पे बेस्ड एक सोल्यूशन है जो आप प्रिपेयर कर रहे हो। 394 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को आपने डिसॉल्व किया 622 ग्राम ऑफ वाटर में। अब उसका सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है 30.74 mmHg। अब वेपर प्रेशर जो वाटर का है वो है 31.8 mmHg। अब आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पता लगाना है, तो उसका फॉर्मूला ये लर्न करने को कहा था मैंने, वही है P10 माइनस P1 डिवाइड बाई P10 इक्वल टू डेल्टा P डिवाइड बाई P10 विच इज इक्वल्स टू W2 इंटू M1 डिवाइड बाई M2 इंटू W1। W2 क्या है, यहाँ पे वो है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो भी 2 है सब सॉल्यूट का है, जो भी 1 है वो सॉल्वेंट का है, ठीक है। तो W2 है 394 ग्राम, W1 है 622 ग्राम, ठीक है, दैट इज सॉल्वेंट का मास। M1 है 18 ग्राम, मोलर मास ऑफ वाटर क्या है 18 ग्राम, जो आपको पता होना चाहिए, H2O ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 11 दैट इज 18। P1 दिया हुआ है, दैट इज सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 30.74 और पूरे प्योर वाटर का 31.8। अब ये सारे वैल्यूज को आपको जस्ट यहाँ पे पुट करने हैं, दैट इज P10 माइनस P1 डिवाइड बाय P01 विच इज इक्वल्स टू W1 इंटू M1 डिवाइड बाई M2 इंटू W2। और ये पूरा सॉल्व करोगे, आपको चाहिए एक्चुअली मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज M2, और ये सॉल्व करोगे तो आपको M2 मिल जाएगा 342 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन का, दैट इज मोलर मास ऑफ बेंजीन, यहाँ पे दिया हुआ है, ये गिवन है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन है 640 mmHg। अब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट 2.315 ग्राम मिक्स किया गया है 49 ग्राम ऑफ बेंजीन में, और अब इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है 600 mmHg। देखो लोअर हो गया वेपर प्रेशर, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट से पहले 640 था बेंजीन का प्योर, अब उसमें कुछ मिक्स हो गया नॉन वॉलेटाइल तो हो गया 600। तो व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वापस सेम फॉर्मूला P10 माइनस P1 डिवाइड बाई P10 इक्वल टू W2 इंटू M1 डिवाइड बाई M2 इंटू W1। P10 का वैल्यू क्या है 640 mmHg, P1 का 600 mmHg, W1 दैट इज आपका वेट फॉर बेंजीन 49, W2 वेट ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट 2.315, मोलर मास दैट इज M1 78 और M2 फाइंड आउट करना है। सब वैल्यू फॉर्मूला में डालो, सॉल्व करो, आपको M2 मिल जाएगा 72.23 ग्राम पर मोल। यहाँ पे पर मोल लिखना भूल गए, आप लिख दीजिए। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubts04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends. And before departing, there is much potential inside than we see, think, or we see in this world. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.